सारे एग्जाम्पल नहीं याद है? दो चार बताइए। हम्म 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 बेंगरस, करेच, और ये तो सांप हो गया और क्रोकोडाइल हो गया, और घड़ियाल। हाँ, टॉर्टोइस था, उसमें टर्पिन्स था, लिजार्ड था, चैमेलियन था, गार्डन लिजार्ड। हाँ, गार्डन लिजार्ड एक ही बात है। एक बहुत बड़ा वाला होता है, एक गिरगिट होता है, एक गिरगिट से भी बड़ा होता है, बड़ा वाला गिरगिट हम लोग बोलते हैं, वो कैलॉट्स क्या कैसे है उसका नाम देखिएगा। और एक है चैमेलियन, ये रंग बदलता है, बॉडी कलर चेंज कर सकता है चैमेलियन। तो इसका एडेप्टेशन है, सराउंडिंग के साथ अपने आप को मिक्सअप कर लेता है। तो देयर आर वेरियस, याद रखिएगा। टर्टल्स भी इसी में आते हैं, टर्टल्स, टॉर्टोइज, ये सब रेप्टाइल्स में ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है एब्स के बारे में कि ये एब्स में हम लोग को ये जानना होगा कैसे ये एब्स ज्यादा बेटर या ज्यादा डेवलप हम लोग मान रहे हैं। देखिए, एक चीज हम लोग पहले ही बोले हैं और बार बार इस चीज को समझते चल रहे हैं कि जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम लोग को उसके बारे में ऐसा नॉलेज दे, ऐसा हॉलिस्टिक नॉलेज दे, ताकि हम लिंक अप कर सकें। अच्छा, ये वाला एनिमल ऐसे था या ये वाला ऑर्गेनिज्म ऐसे है, आगे वाला जो ऑर्गेनिज्म जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें ये चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए, या यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो एक चैनल बनाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कॉर्डेट्स को ही देखें तो दुनिया में कॉर्डेट से पहले किनको हम लोग रखते हैं? हेमिकॉर्डेट्स को, है ना। हेमिकॉर्डेट्स के बाद हम लोग किसको लाते हैं? तो कॉर्डेट को। कॉर्डेट में भी पहले कौन आए? पहला है प्रोटोकॉर्डेट्स, उसमें यूरोकॉर्डेटा पर सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को पहले क्यों लाए, ये सब ध्यान में रखना है ना, इसके ऊपर थिंक ओवर करना है, तब जाके आप क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर पाएंगे सही तरीके से। अब देखिए, प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा को पहले क्यों रखे? इसलिए क्योंकि उसका एडल्ट फॉर्म सेसाइल हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, बताया ना, और उसका जो जुवेनाइल फॉर्म या ऐसे कहिए जो उसका लार्वल फॉर्म है वो मोटाइल होता है ना, स्विमिंग कैपेबल होता है। लेकिन उससे अच्छा, इसके डेवलपमेंट को हम लोग क्या नाम दिया? रेट्रोग्रेसिव, पिछड़ रहा है डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन इससे एडवांस स्टेज में हम लोग किसको रखते हैं? तो बोलिए, सिफेलोकॉर्डेटा को। इसके पीछे रीजन था कि इसका एडल्ट फॉर्म भी मोटाइल होता है और उसका जो लार्वल फॉर्म है वो भी मोटाइल होता है। तो ये एक डेवलपमेंट, एक काइंड ऑफ, है ना। इसीलिए एक लिंक तैयार हुआ, एक सीरीज तैयार हुआ कि पहले यूरोकॉर्डेटा फिर सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा के बाद अगला किसको रखे? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्यों? क्योंकि इसका वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है रिप्लेसमेंट के रूप में किसका? प्रोटोकॉर्डेटा, ये क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड का। जो एम्ब्रायनिक स्टेज में उसमें नोटोकॉर्ड रहता है, बाद में जाके वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। ये उसके जो डॉर्सल सरफेस पे नर्व कॉर्ड है, जो कि अब स्पाइनल कॉर्ड बन जा रहा है, कह रहा है, इस स्पाइनल कॉर्ड का एक डेफिनेट प्रोटेक्शन पॉइंट बन जाता है वो। इसलिए वर्टिब्रेट को हम लोग लास्ट में रखते हैं। अब वर्टिब्रेट में पहले किसको रखे? इसको फिर दो पार्ट में बांटे, एक जिसके माउथ में जॉज नहीं है, जॉलेस माउथ, और दूसरे जिसमें की जॉज हैं, है ना। तो जॉलेस माउथ वाले को पहले क्यों रखे? क्योंकि माउथ तो है पर माउथ फुल्ली फंक्शनल नहीं है। और नेथोस्टोमा जो विद जॉ माउथ वाले एनिमल्स हैं
उनका माउथ फुल्ली फंक्शनल है। और फिर उसमें हम लोग पहले किसको लाए, दो पार्ट में बांटे, एक हो गया पाइसेस, दूसरा हो गया टेट्रापोडा। तो देख रहे हैं सब सीक्वेंस में है, एक दूसरे के बाद दूसरे तीसरे के बाद आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग ये कहते हैं कि वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स में हम लोग टेट्रापोडा पे अगर देखें तो इसको हम लोग बांटे हैं किसमें, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स एंड मैमल, है ना, ऐसे बांटे हुए हैं। अब ये देखने के बाद क्या लगता है, और इस तरफ कौन है, पाइसेस। यानी वर्टिब्रेट दो ग्रुप में बट गए होंगे, एक पाइसेस बन के रह गया, दूसरा टेट्रापोडा बना। फिर पाइसेस अपना डेवलपमेंट किया, टेट्रापोडा अपना डेवलपमेंट किया, ऐसे हम लोग मान रहे हैं। यानी इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड में वर्टिब्रेट दो पार्ट में बट गए, एक पाइसेस बन गए, दूसरा टेट्रापोड बना। तो हम लोग अगर इससे ये इन्फरेंस ड्रॉ करें कि टेट्रापोडा और पाइसेस दोनों पैरेलली चल रहे थे, तो हम लोग सही मानेंगे। लेकिन इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग पाते हैं क्या कि ऐसी बात नहीं है कि ये पाइसेस और टेट्रापोडा पैरेलल चल रहे थे। हम लोग को मिलता है पाइसेस के बाद टेट्रापोडा बने, और पाइसेस को एंसेस्टर मानते हैं टेट्रापोड का। वो आप देखेंगे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग फिर से कहेंगे कनेक्टिंग लिंक, और ये कनेक्टिंग लिंक दो डिफरेंट टैक्सा के बीच का जंक्शन पॉइंट होता है। याद कीजिए, इन्हीं कनेक्टिंग लिंक के बेसिस पे हम लोग कहे थे कि एनेलिडा इज द एंसेस्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का बोथ। याद है ना। ठीक उसी तरीके से यहां आप पाएंगे, जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, यहां पे थोड़ा इन्फ्रेंस दे देते हैं। पाइसेस दो तरह के जो एग्जिस्टिंग है, एक है कार्टिलेजिनस फिश और दूसरा बोनी फिश। और कुछ ऐसे कार्टिलेजिनस फिश मिलेंगे जिनमें बोनी फिश के कैरेक्टर्स हैं। इससे ये प्रूफ करता है कि बोनी फिश का उदय कार्टिलेजिनस फिशेस से हुए। और जब ह्यूमन स्केलेटन का स्टडी हम लोग करते हैं फ्रॉम द एम्ब्रायनिक स्टेज टू द एडल्टहुड, तो हम लोग पाते हैं कि ह्यूमन के बहुत सारे बोन्स जो हम लोग को बोन की तरह दिखते हैं लेटर ऑन इन आवर लाइफ, उसमें बहुत सारे बोन्स पहले कार्टिलेज के बने होते हैं, लेटर ऑन उसमें कैल्सिनेशन के बाद वो बोन में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो क्यों नहीं ये चीज कार्टिलेजिनस फिश से बोनी फिश में कन्वर्सन का कारण बना होगा। एंड दिस इज द रीजन कि कार्टिलेजिनस फिश से ही बोनी फिशेस बने, ये हम लोग प्रूफ करते हैं, राइट। अब आगे आप देखेंगे एक फिश था, कोलियोकैंथ कहते हैं उसको, ठीक है। उसकी खासियत क्या है, कैसे फिन्स के मदद से, राइट। इनके फिन्स फोल्डेबल थे, जैसे हम काम नहीं कर रहे तो पैर हाथ मोड़ के आराम से सोते हैं, उसी तरह इन फिशेस के फिन्स फोल्ड होते थे। कोलियोकैंथ कहते हैं आज से 30 से 40 साल पहले लास्ट टाइम साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन में देखे गए थे। उसके बाद ये नहीं देखे गए, यानी ये एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, मान लिया। तो कोलियोकैंथ को हम लोग मानते हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पाइसेस एंड द एम्फीबियंस, राइट। ये अनुमान किया जाता है, ये इमेजिन किया जाता है कि वही जो फोल्डेबल फिन्स थे वही एम्फीबियंस के पैर और आगे के और पीछे के पैर बने डेवलपमेंट के दौरान। तो वो एक कनेक्टिंग लिंक है बोनी फिशेस और एम्फीबियंस के बीच, ठीक है। फिर जब आप एम्फीबियंस का स्टडी करते हैं और रेप्टाइल्स का स्टडी करते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि एम्फीबियन का ही स्टाइल रेप्टाइल फॉलो करता है,
बॉडी स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन ओपनिंग से बाहर की ओर खुलता है, एंड दैट इज क्लोआका। And this body pattern is followed by amphibians and reptiles both, and they have this similarity, and that is why we say that amphibians are the ancestors of the reptiles. Now, on the contrary, we also may think of that reptiles are ancestors of the amphibians. ये भी तो सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचने के पीछे रीजन क्या है? देखिए, इनिशियल वर्टिब्रेट्स कहाँ दिख रहे हैं? पानी में। पानी में दिख रहे हैं ना, सभी फिशेस तो पानी में ही है। अब एम्फीबियन ऐसा एनिमल है जो पानी भी और सॉइल लाइफ दोनों शेयर करता है, और रेप्टाइल्स जो पानी में भी रहते हैं वो जमीन पर भी आ सकते हैं, है ना। तो वो एम्फीबिया तो अपने जीवन के लिए पानी पर पूरी तरह से निर्भर है, बिकॉज इट इज द मीडियम ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन। बट रेप्टाइल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट एट द सेम टाइम दे हैव certain features which are more developed than the amphibian life. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपने लाइफ को ज़्यादा सेफ रखता है वो ज़्यादा एडवांस माना जाएगा। और देखिए, दोनों ही कैसे एनिमल है? ओविपेरस, अंडे देने वाले। इनका एक जिलेटिनस शीट से, मेम्ब्रेनस शीट से कवर्ड रहता है। तो इस जिलेटिन या इस मेम्ब्रेनस शीट को इजीली टेम्पर करके एग्स को खा लेना प्रेडेटर्स के लिए आसान होगा ना। और एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने पे ये मेम्ब्रेनस शीट आसानी से फट सकते हैं, राइट। लेकिन अगर रेप्टाइल्स को देखें तो इनके एग्स के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल रहता है, दैट इज हार्डर देन द मेम्ब्रेनस शीट। सो दैट इज व्हाई दे कैन सस्टेन मोर प्रेशर देन द मेम्ब्रेनस शीट ड्यू टू दिस हार्डनेस। सेकेंडली, this calcium carbonate shell is effective in protecting the developing embryo into its young one and protect it out from the temperature variation outside. जो बाहर तापमान का चेंजेस आ रहा है, कभी जाड़ा पड़ जा रहा है, गर्मी पड़ रहा है, या वेरिएशन इन टेम्परेचर हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल इसको ज्यादा इम्यूनिटी देगा बशर्ते इन कंपैरिजन टू मेम्ब्रेनस शेल। तो एनवायरमेंट टॉलरेंस कैल्शियम कार्बोनेट का शेल ज्यादा बेटर दे पाएगा। इस कारण से, इस तरह के रीजन से हम लोग कहते हैं कि रेप्टाइल्स आर मोर डेवलप्ड देन एम्फीबियन। नाउ, रेप्टाइल्स के बाद एक तरफ एप्स है और उसके बाद मैमल्स को रखा गया। तो क्या हम ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करें कि रेप्टाइल से एप्स बने? सही है, एप्स से मैमल बने, ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो आप पाएंगे ऐसा नहीं है। रेप्टाइल्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ एप्स एंड मैमल्स बोथ। यहाँ पे फिर डाइवर्सन होता है। तो इसको हम लोग करेक्टेड लिस्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, टेट्रापोडा, इससे आया एम्फीबिया, एम्फीबिया से आया रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से एक बाइफर्केशन हुआ और एप्स बने और दूसरा हिस्सा मैमल्स बने। Now when we study the apes, we will see how they have similarity or how they have shared similarity with the reptiles, and when we shall study the mammals, we will see how they are related to reptiles. So this is the point of view that we should have while studying this evolutionary part we are studying in the classification, right?
तो हम लोग देखें एप्स। यहाँ अगर पहला चीज कुछ पूछे कि एप्स के एंसेस्टर्स कौन होंगे तो क्या कर देंगे? पेप्टाइड्स, है ना। नाउ द जनरल प्रॉपर्टीज। सीरियल नंबर 1, बॉडी प्लान। इसमें थोड़ा लेक्चर हम लोग पहले भी ले चुके हैं। इसका बॉडी प्लान होता है एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक बॉडी प्लान करने का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ नुकीला, पीछे की तरफ फैला हुआ। इससे इसको हवा को काट के आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और ड्यूरिंग देयर फ्लाइट दे आर एन एफिशिएंट फ्लायर बिकॉज ऑफ दिस। तो बॉडी प्लान एरोडायनेमिक बॉडी शेप होता है। एरोडायनेमिक बॉडी शेप skin is present with exoskeleton made of feather serial number 2 endoskeleton is made of bones। तो यहाँ पे लगेगा हड्डी से बना है तो भारी हो गया बॉडी। क्यों? क्योंकि इनके हड्डियों पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन तो होगा। बोन्स आर न्यूमेटिक in nature। bones are pneumatic in nature। और ये कहने का मतलब क्या हो गया? Their bones have air space to reduce, downward arrow मतलब घटाना, to reduce their bone density to make them fly। इनके हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, अंदर में एयर स्पेसेस होते हैं और उन एयर स्पेसेस में वो एयर भर के रखते हैं ताकि उनका बॉडी वेट, है ना, ऐसा नहीं हो। भले वो जानवर भारी हो लेकिन इफेक्टिव फ्लाइंग के लिए उसको ये असिस्ट करता है। सीरियल नंबर 3 डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखिए इसमें एडेप्टेशन कहां से आता है? राइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट स्टार्ट्स विद द माउथ, है ना। किसी का भी डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से ओपन होगा? शुरू होगा माउथ से। इसका माउथ लिप्स नहीं रखता बल्कि इसमें बिग चोंच होते हैं। और किसी भी जानवर का, किसी भी चिड़िया का चोंच कैसा होता है? नुकीला होता है। एंड दिस गिव्स देम एरोडायनामिक शेप। आगे की तरफ जो कॉनिकल या टैपरिंग शेप है, दैट इट इज एक्वायरिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। देयर माउथ इज हैविंग बिग व्हिच इज ए पॉइंटेड और कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर। डाइजेस्टिव सिस्टम, mouth has beak in place of lips। teeth absent। दांत हड्डियों के बने होते हैं और ये वेट बढ़ाने के काम आएंगे। तो इनके दांत होते ही नहीं। इससे क्या हो गया? वेट को रिड्यूस करने में मदद मिला। और इनका जो चाहे वो जानवर, चाहे वो चिड़िया मांसाहारी हो,
चाहे शाकाहारी हो, आई मीन कार्निवोर हो चाहे हर्बीवोर हो, है ना, उसका बीक ही सारा काम कर देता है। उसको अलग से टीथ रख के मैस्टिकेट करने का जरूरत नहीं, अपने बीक के मदद से उसको क्रश करता है और देन निगल जाता है अपने फूड मटेरियल। यहाँ तक नोट कीजिए। Serial number 4. Digestive system is complete and इसको 4 में क्यों डालें? 3 का ही आगे का हिस्सा है। यहाँ से जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही चल रहे हैं हम लोग। Complete and opens through anus into a common pouch cloaca। देख लीजिए, इसमें भी ये बॉडी प्लान फॉलो हो रहा है। एम्फीबिया में था, रेप्टाइल्स में था, बर्ड्स में भी है। अब आइए सीरियल नंबर 4, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कितना एक्सटेंसिव है वो देखिएगा। पल्मोनरी ब्रीदिंग, इनके लंग्स होते हैं जिससे वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड, राइट लंग्स, 2 इन नंबर। और बस इतना ही नहीं, इनके लंग्स में एडिशनल चेंबर होते हैं। द बोथ ऑफ द लंग्स have additional chambers to fill as much air as they can। तो ये ब्रीदिंग के लिए सिर्फ एयर देने की बात नहीं है, ये एयर उसके बॉडी वेट को फर्दर हल्का करने के लिए, मतलब उसके डेंसिटी को फर्दर हल्का करने के लिए। वेट तो घटा नहीं सकते, हाँ वेट तो वेरिएबल है, मास घटा नहीं सकते, मास तो फिक्स रहता है। तो इफेक्टिव वेट को घटाने के लिए और डेंसिटी को घटाने के लिए ये एयर स्पेस इसको काफी मदद करता है। और इतना ही नहीं, इसका जो चेंबर है ना, एयर चेंबर, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक में घुसा हुआ रहता है। तो इस तरीके से इसको एक्सटेंसिव हेल्प करता है, जितना हो सके उतना एयर अपने लंग्स के अंदर भरने के लिए। सो दिस इज एन एडेप्टेशन व्हिच आल्सो हेल्प्स देम टू फ्लाई। उसके बाद देखेंगे serial number 5, immune system and circulatory system। इम्यून सिस्टम पे बहुत सारा वर्क बर्ड्स पे भी किया गया है, किया जाता भी है। और ये जो हम लोग ब्लड पढ़ते समय
लिम्फोसाइट को दो पार्ट में बांटते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो हम लोग ये कहते हैं बी लिम्फोसाइट मीन्स बोन मैरो वाला लिम्फोसाइट। बोन मैरो में ये डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है और फिर वहीं पे मतलब फॉर्म भी कर रहा है, मैच्योर भी हो रहा है, दोनों चीजें बोन मैरो में हो रही है, इसीलिए उसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। पर बी लिम्फोसाइट वाला टर्म पहले आया था बर्ड से, बी फॉर बर्ड नहीं है। उनका जो लॉन्ग बोन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस, और वहां से बी टर्म आया था, जहाँ से बी लिम्फोसाइट हम लोग नाम ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोग को कभी इम्यून सिस्टम पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप वहाँ पर इन चीज़ों को जान पाएंगे। तो आज हम लोग उसको है ना अपने सुविधा के लिए कहते हैं कि हाँ बी फॉर बोन मैरो, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। बर्सा ऑफ फैब्रिकस वाला जो टर्म है वहाँ से बी टर्म आया था और वहाँ से ये बी लिम्फोसाइट कहलाता है। So there is a direct link between the immune system study of the human beings and the birds. Now, immune system and circulatory system इन दोनों को एक साथ क्लब करके हम लोग क्यों देख रहे हैं? रीजन क्या है? Both are doing with the help of blood. हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा ब्लड होता है, जिसमें सॉल्युबल एंटीबॉडीज होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जो पूरे बॉडी का है ना सर्वेलेंस करते हैं, और कोई भी अगर टॉक्सिक मटेरियल या किसी तरह का पैथोजन उसे मिलता है दे डिस्ट्रॉय देम। सो बोथ आर इंटररिलेटेड। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, ओपन या क्लोज? हम लोग जानते हैं जब से वर्टिब्रेट पढ़ना शुरू किए हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट चला गया, क्लोज आता है, क्लोज टाइप। हार्ट, इनके हार्ट 4 कंप्लीट चेंबर वाले होते हैं, 4 कंप्लीट चेंबर, 2 एट्रिया प्लस 2 वेंट्रिकल्स। और याद रखिए एट्रिया क्या करते हैं, रिसीव ब्लड, और वेंट्रिकल्स पंप आउट ब्लड। So it is able to do double circulation. One is systemic circulation, transporting only oxygenated blood, और दूसरा होता है another is pulmonary circulation, transporting deoxygenated blood। ये है डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है और एक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। इस तरीके से इसका 4 चेंबर्ड हार्ट इफेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड रिच और ऑक्सीजन रिच ब्लड को एक दूसरे से मिक्स होने से रोकता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाता है और इनके मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से ज़्यादा एनर्जेटिक रह पाते हैं। जिन एनिमल्स के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होते हैं उनके मसल्स को कंपैरेटिवली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने के कारण उनके मसल्स उतने एनर्जेटिक नहीं रह पाते।
तो अगर उन्हें उतना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वर्क करना है तो उनको एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी साइमल्टेनियसली कैरी करना पड़ेगा, तभी उनको उतना एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। फैट्स, ये क्या कहते हैं, प्रोटीन तो हो चुका, ऊपर का मिटाएं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हम लोग को इंपॉर्टेंट इवेंट दिखा कि इनका रेप्टाइल से डेवलपमेंट ज्यादा दिखता है, क्योंकि रेप्टाइल में केवल क्रोकोडाइल ऐसा था जिसका कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सारे 3 चेम्बर्ड हार्ट लेके घूम रहे थे। इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट ज्यादा बेटर होगा कहना। वेंट्रिकल में सेप्टम होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हार्ट के बारे में देखें, सर्कुलेशन देखें, डबल सर्कुलेशन भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, ये क्लोज टाइप होता है। ब्लड इज देयर, ब्लड हैज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ये नाम भी हम लिखते हैं जानबूझकर ताकि आप याद रखें, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स एक ही हैं। इनके भी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई कॉन्वेक्स एंड ओवल शेप के होते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेनर होते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेनिंग in their RBC, and therefore the RBC is red in color. अब आगे देखिए, serial number 6, locomotion। They have 2 pairs of limbs, 4 limbs, hind limbs। आगे के पैर और पीछे के पैर, और आगे के पैर are modified into wings। पीछे के पैर कैसे होते हैं? Their digits, digit कहते हैं फिंगर्स को, their digits are holding and walking type। होल्डिंग एंड वॉकिंग टाइप। कहने का मतलब है ये अपने पैरों की मदद से चल भी लेते हैं और दरअसल ये पकड़ने वाले होते हैं, पकड़ बनाते हैं। तो पेड़ की डाल वगैरह में बैठेंगे और अगर वो डाल को होल्ड नहीं कर सकते, अगर ब्रांचेस को पकड़ नहीं सकते तो गिर जाएंगे। इसीलिए उनके पैर में 2 तरह का कैपेसिटी होता है, एक वो वॉक भी कर सकते हैं और दूसरा उनमें होल्डिंग कैपेसिटी भी होता है। बहुत सारे चिड़िया हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि उतर के सीधे पानी में ही जाते हैं, पानी में ही रहते हैं। जमीन पे रहते हैं पर जमीन पे उतने एफिशिएंट वर्कर्स नहीं है, पानी में जाते हैं। तो उनके जो 4 लिम्ब है उनमें तो विंग्स होता ही है, लेकिन हाइंड लिम्ब, पीछे का जो लिम्ब है जो पैर की तरह काम कर रहा है, उसके पैर की उंगलियों के बीच में वेब होता है एंड ड्यू टू दिस दे कैन स्विम एफिशिएंटली। तो वे भी फुट होता है उनको। तो फिंगर्स के बीच में यानी डिजिट के बीच में वेब्स रहता है जिससे वो स्विम कर पाते हैं। The aquatic birds have waves in their foot, यानी hind limbs।
hind limbs for swimming. Then comes the interesting part, excretory system. और serial number 7, excretory system. Kidney is the excretory organ. और ये होना ही है, वर्टिब्रेट्स में किडनी होते ही है, पहले हम लोग लिख चुके हैं, 1 पेयर, ये भी हम लोग समझ रहे हैं. अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड. और ये एक्वेटिक बर्ड हो चाहे टेरेस्ट्रियल, दोनों में कॉमन है. ये नहीं सोचना है कि अच्छा पानी में रहने वाली चिड़िया है, पानी का तो कमी नहीं है, वो अमोनिया रिलीज करेंगे, ऐसा नहीं है. दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड. सो आर यूरिकोटेलिक. So their kidney is showing higher grade of development. ये बहुत ही एफिशिएंट वाटर एब्जॉर्बर है, मैक्सिमम वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है. और अब जब आगे ह्यूमन का सिस्टम्स पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन किडनी के बारे में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है. तो नेफ्रॉन का वो हिस्सा जिसे हम लोग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ये तो हम लोग 10th में भी थोड़ा बहुत जानते हैं. तो जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, वो जो जिसका लंबा होगा वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा. और इनके लूप ऑफ हेनले लंबे होते हैं, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट वाटर एब्जॉर्बर है और ये मैक्सिमम वाटर ड्रॉ करके रख लेता है. यानी इसका यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है. कॉन्सेंट्रेटेड क्या, सॉलिड होता है, क्योंकि यूरिक एसिड कैसे होते हैं, इन शेप क्रिस्टल. ये सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड एक्सक्रीशन करता है. ठीक है. इसे देखिएगा, जो चिड़िया बीट कर देती है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट होता है या ब्राउनिश एंड व्हाइट पार्ट होगा. तो ब्राउनिश या ब्लैकिश पार्ट जो है वो उसका अनडाइजेस्टेड फूड मैटर है, वो पानी लेकर आया थोड़ा बहुत. और जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं दैट इज यूरिक एसिड. तो वहां एक्सक्रीटरी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मैटर का जो वाटर है वो इसके यूरिक एसिड क्रिस्टल को थोड़ा सा नमी दे देता है, अदरवाइज ये सूखा. ओके, सो दिस इज इट. Excretory system opens outside through cloaca. और यही कारण है कि इसका जो रिफ्यूज होता है बॉडी में से बाहर निकलने वाला पदार्थ, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो अनडाइजेस्टेड फूड है और उधर से यूरिक एसिड जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दोनों एक साथ कंबाइंड होकर बाहर निकलता है. एंड दिस इज ट्रू फॉर द रेप्टाइल्स ऑल्सो. जिनके यहाँ घर में छिपकलियाँ हैं वो देखते होंगे, जो बीट करके जाती है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट रहता है. द सेम वे दे आर ऑल्सो डूइंग दिस, राइट. सो दिस शोज दैट दे आर यूजिंग देयर क्लोआका इन दिस वे. ऑल्दो हम लोग 1 to 1 जाकर किसी का एनाटॉमी देखते नहीं है, पर ये कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं और इनके बेसिस पे हम लोग इन बातों को समझ सकते हैं. तो दिस इज देयर सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम इज लाइक दैट. यहाँ तक नोट कीजिए. प्रेशर है परफॉर्मेंस. बोर हो गए, नींद आने लगा. देखिए सीरियल नंबर 8
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम लोग रिप्टाइल से कंपेयर करें तो इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज मिलेंगे। जैसे इसमें भी एनिमल्स आर डायसियस, मेल और फीमेल बर्ड्स आर सेपरेट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए भले बर्ड्स एक्वेटिक हैं, कुछ है ना एक्वेटिक बर्ड्स, जैसे स्टॉर्क है, डक है, यस, श्वान है, हंस, तो ये सब एक्वेटिक होने के बावजूद इनके फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। रेप्टाइल्स भी हैं एक्वेटिक, जो क्या कहते हैं, टर्टल्स हैं, फिर ये है क्या कहते हैं, टॉर्टॉइज है, ये तो पानी में ही रहता है और गहरे पानी में चला जाता है, पर फिर भी उनमें रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ ही होती है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी दिखता है। और तो और दे आर ओविपेरस ऑल्सो, दे आर ओविपेरस, यानी दे आर एग लेइंग, बर्ड्स आर एग लेइंग, और इनका भी डेवलपमेंट डायरेक्ट, लार्वल स्टेजेस इसमें नहीं होते। कॉमन पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट also opens through cloaca, ये भी क्लोआका से ही ओपन होता है। तो यहाँ पे हम लोग को बॉडी पैटर्न में फिर से सिमिलरिटी मिला इनके साथ, रेप्टाइल्स के साथ। अब देखिए कितनी सारे चेंजेस, सिमिलरिटीज दिख रही हैं। ये हाँ, उसके बाद डेवलपमेंट डायरेक्ट, फिर ओविपेरस होते हैं, ये भी रेप्टिलियन कैरेक्टर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी रेप्टिलियन कैरेक्टर, एंड देयर एग्स आर विथ कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग, और इसके लिए उनमें कैल्सिनेशन के लिए स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, शेल ग्लैंड, उससे वो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है। और ये एक और एग्जाम्पल है जो कि शो करता है कि इनका एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं से रेप्टाइल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा नोट कीजिए। नाउ रिमेनिंग आर द एग्जाम्पल्स। चलिए, नाउ वी हैव टू सी फॉर द एग्जाम्पल्स, और ये आपकी कॉपी में आएगा किताब में से होते हुए। ठीक है, कितने एग्जाम्पल से गिनिए तो तब तक हम बोर्ड साफ करें। 7 थाला खोले दीजिए। Last but not the least, it is the mammals. It is the mammals. और इनमें या मैमल्स को हम लोग कैसे डिफाइन किए? दे आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द रेप्टाइल्स। टेट्रापोडा का लास्ट क्लास मैमेलिया। जनरल प्रॉपर्टीज, हाँ, और याद करना होगा।
Number one, they and birds can maintain constant body temperature. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इतना ठंडा में या इतनी गर्मी में आपको दो ही एनिमल ज्यादातर घूमते हुए बाहर आसानी से दिखाई पड़ेंगे, एक है बर्ड्स, दूसरे हैं मैमल्स, तीसरा कोई भी जानवर आसानी से दिखेगा नहीं। अब बहुत ठंड होगी तो जितने रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मछली वगैरह है, सब छिप जाए और ऐसी जगह की तलाश में जाता है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर है, बॉडी के साथ मैच करता हुआ। द रीजन दे आर नॉट एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट could be done by the birds and the mammals. So this is a unique feature that these two have. ठीक है, इनके एंसेस्टर्स भी वो काम नहीं कर सकते, रेप्टाइल्स भी नहीं कर सकते, और इसीलिए इनको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और इसके लिए एक टर्म है होमियोथर्म्स। इनके लिए इसीलिए टर्म आता है होमियोथर्म्स। ये होमियो यानी सिमिलर, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जो टेम्परेचर इनके बॉडी को चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड, बाहर ठंडा है गर्म है उससे मतलब नहीं है, बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन रहेगा जितना उसको चाहिए। This capacity is called homeothermicity and they are homeotherms. But lower vertebrates like reptiles, amphibians and Pisces, पूरा का पूरा, are not able to maintain a constant body temperature, so are called cold blooded एनिमल्स। और इसी के लिए एक टर्म आया है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए, पोइकिलोथर्म्स। उन्हें कहते हैं होमियोथर्म्स, इन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। याद रखिएगा, दिस इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन द टू। नाउ सीरियल नंबर 2, मैमल्स का। They are called mammals because the animals have mammary glands at their thorax. Males have undeveloped but present females have developed mammary glands, and that is why they are called mammals. This is the reason they have
दे आर कॉल्ड लाइक दैट। या तो नोट कीजिए। और ये इनकी पहचान है एक्चुअली। फेमस होने के बहुत सारे तरीके हैं, ये भी एक तरीका है। अब है सीरियल नंबर 3, डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट तो होना ही है। कंप्लीट माउथ with teeth for mastication, यानी काटने और चबाने के लिए। तो दीज आर द फर्स्ट, एक तरह से कह सकते हैं, वर्टिब्रेट्स जिनके टीथ मैस्टिकेशन के लिए बने। इसके पहले जितने भी आप एनिमल्स में टीथ देखेंगे, खैर बर्ड्स में तो टीथ ही नहीं होते, बर्ड के पहले जो रेप्टाइल्स में या आपको एम्फीबियंस में भी जो टीथ दिखेगा, जैसे फ्रॉग जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें भी टीथ होता है, लेकिन उस टीथ का इस्तेमाल केवल और केवल अपने शिकार को मुंह के कैविटी के अंदर रोकने के लिए, है ना, अपने शिकार को दबोचने के लिए, काटने के लिए होता है। पर वो खाने के लिए, चबाने का काम नहीं करते। दे डोंट मैस्टिकेट, दे यूजुअली डिवोर देम, निगल जाता है। पर ये पहले निगलता तो है, पर निगलने के पहले अच्छे से उसको एकदम चबा के फ्लूइडी बना कर उसके बाद। सो दिस इज यूनिक फीचर, दे हैव माउथ and with teeth and for mastication। और फिर जब ह्यूमन पढ़ेंगे तब काइंड्स ऑफ टीथ देखेंगे, देख सकते हैं। देन एनस इज द ओपनिंग, इसका एनस बाहर की तरफ खुलता है, एंड इज ए सेपरेट ओपनिंग। ये सेपरेट ओपनिंग है, इनमें क्लोआका नहीं होता। सीरियल नंबर 4, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पल्मोनरी ब्रीदिंग करते हैं, लंग ब्रीदिंग। चाहे वो एनिमल, चाहे वो मैमल एक्वेटिक हो या ना हो, बट दे डू पल्मोनरी ब्रीदिंग। सीरियल नंबर 5, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लोज टाइप होता है, ओपन तो होगा नहीं। वर्टिब्रेट कैरेक्टर है, क्लोज टाइप। हार्ट पहले ही देख चुके हैं, उसमें भी एप्स में भी 4 चैम्बर होता है, इसमें भी हार्ट कंप्लीट 4 चैम्बर एंड मायोजेनिक। ऑफ कोर्स मायोजेनिक तो होगा ही, एंड मायोजेनिक। ब्लड हैज RBC, WBC, प्लेटलेट्स। और इनका जो RBC है, दिस इज स्पेशल, आर बाइकॉन्केव। अब तक जो देखते आ रहे थे वो बाइकॉन्वेक्स था, ये बाइकॉन्केव सर्कुलर, यानी ऊपर से और नीचे से, टॉप एंड बॉटम सरफेस से देखेंगे तो अंदर की तरफ फंसे हुए, राइट। और सराउंडिंग से देखेंगे, अगल बगल से देखेंगे तो ये ऐसे सर्कुलर नजर है। दैट इज व्हाई इट इज सेड एज बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर, या ओवल भी कर सकते हैं। पर ओवल करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी दबे हुए हैं। सो लेट इट बी लाइक दिस, एंड दे हैव नो सेल ऑर्गेनेल्स, नो सेल ऑर्गेनेल्स।
तो ये पहले हैं जिनके सेल ऑर्गेनल नहीं होते आरबीसी में, और ये टोटली डेडिकेटेड है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लस है हीमोग्लोबिन। तो इनके आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक नोट कीजिए।